अब हमारा अज्ञे के संबंध में हम पढ़ रहे हैं अज्ञे के काव्य सौष्ठव। लगभग हमने 2 बिंदु पूर्ण कर लिए थे। अब तीसरा बिंदु हमारा वह है न्यूनतम सौंदर्य का बोध का चित्र, यानी कि सौंदर्य के प्रति अज्ञे का क्या दृष्टिकोण रहा है, किस तरह से वो सौंदर्य को महत्व प्रदान करते हैं। इसी सौंदर्य का हम बखान करते हैं, किस तरह से कवि ने सौंदर्य का चित्रण किया है, यानी सौंदर्य की उनकी दृष्टि में क्या है। न्यूनतम सौंदर्य का मतलब होता है नया सौंदर्य, जो पिछले कवियों ने जैसे चंद्रमा की तुलना किसी नायिका की सुंदरता से करते हैं, तो वो नहीं करते। वो सौंदर्य को इस रूप में देखते हैं जैसे खेत में खड़ी एक बाजरे की कलंगी है, तो उसको तो वही सुंदर लगता है, वह नायिका के रूप में दिखाई देती है। तो एक नूतन कल्पना हो गई, एक नूतन सौंदर्य की का बोध हो गया। तो जहां तड़पन हो, जहां बेरोजगारी हो, जहां घुटन हो, जहां पीड़ा हो, जहां तड़पन हो, वहां सौंदर्य बोध कैसा हो सकता है। लेकिन उन्होंने कवि ने इसका ये उपाय निकाला है कि उन्होंने सौंदर्य को ही नए रूप में डाल लिया है। किस रूप में, देखिए कवि अज्ञे के काव्य में सामाजिक जीवन में व्याप्त, कवि अज्ञे के काव्य में सामाजिक जीवन में व्याप्त कुंठा, पीड़ा, बेबसी, घुटन, विषमता की अनुभूति हुई है। ऐसे में सौंदर्य की कल्पना कैसे की जा सकती है, प्रयोगवादी परंपरावादी नहीं है। प्रयोगवादी परंपरावादी नहीं है, वे यथार्थवादी है। वे ये परंपरावादी नहीं, वे यथार्थवादी है। वे हर वस्तु में न्यूनतम स्वरूप की कल्पना करते हैं। न्यूनतम शब्द की कल्पना करते हैं। वे हर वस्तु में न्यूनतम स्वरूप की कल्पना करते हैं। प्राचीन पद्धति पुरातन शैली, प्राचीन रूढ़ियों, पुरातन शैली, प्राचीन पद्धति, पुरातन शैली तथा प्राचीन
उपमानों के प्रति उपेक्षा रही है, प्राचीन उपमानों के प्रति उपेक्षा रही है। वे नवीनता के पुजारी, वे नवीनता के पुजारी हैं। पुरातनत्व के पुजारी। चाहे सौंदर्य कितना ही दुरह क्यों न हो, दुरह क्यों न हो, प्रयोगवादी उसे नए रूप में ढाल लेते हैं। ये हम कह सकते हैं कि वे नवीनता की पुजारी हैं। चाहे सौंदर्य कितना ही दुरह क्यों ना हो, प्रयोगवादी उसे नए रूप में ढाल देते हैं। प्रयोगवादी को नूतन सौंदर्य के प्रति गहरा लगाव रहा है। ये हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी को नूतन सौंदर्य के प्रति गहरा लगाव रहा है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि तुम बिछली घास हो, फैली हुई घास हो, तुम बिछली घास हो। अगर मैं कहूं कि तुम बिछली घास हो, लहलाती हवा में, लहलाती हवा में कलंगी छरहरी बाजरे की तो इसमें भी उसको सौंदर्य की अनुभूति हो रही है, नायिका के दर्शन हो रहे हैं। अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम बिजली घास हो, लहराती हवा में कलंगी बाजरे की हो, तो यहाँ पर न्यूटन कल्पना का या न्यूटन सौंदर्य की कल्पना की गई है। तो अपने आप में प्राचीन है, कहते हैं चांद से या सूरज से या अन्य किसी मृग से जो तुलना किया करते थे, यहाँ पर उपमान पूरी तरह से समाप्त हो गए। तो इस तरह से एक नई अनुभूति हुई है। इस प्रकार नूतन सौंदर्यानुभूति हुई है। इस प्रकार नूतन सौंदर्य अनुभूति हुई है। तो यह हमारा तीसरा बिंदु था। अब आता हमारा, यानी कि हम ये कह सकते हैं अज्ञे की काव्य में सामाजिक जीवन में व्याप्त कुंठा, पीड़ा, बेबसी, घुटन, विषमता की अनुभूति। ऐसे में सौंदर्य की कल्पना कैसे की जा सकती है? प्रयोगवादी परंपरावादी नहीं है, वे यथार्थवादी है। वे हर वस्तु में नूतन स्वरूप की कल्पना करते हैं। प्राचीन पद्धति न्यूटन पुरातन शैली तथा प्राचीन उपमानों के प्रति उपेक्षा रही है।
वे नवीनता के पुजारी हैं, चाहे सौंदर्य कितना ही दुर्लभ क्यों ना हो, प्रयोगवादी उसे नए रूप में ढाल लेते हैं। प्रयोगवादी को न्यूतन सौंदर्य के प्रति गहरा लगाव रहा है, ये इसका उदाहरण है जो नएपन को प्रकट करता है, जो नएपन की अनुभूति को देता है। अब हमारे अगला जो बिंदु है वो है अति बौद्धिकता। चौथा बिंदु है अति बौद्धिकता। बौद्धिकता का मतलब होता है कल्पना में बहुत ज्यादा केवल बुद्धि को ही महत्व देना, हृदय पक्ष की गौणता, वो आता है हमारे चौथा पॉइंट, वह है अति बौद्धिकता। अति बौद्धिकता तो प्रयोगवादी अज्ञे के काव्य में प्रयोगवादी कवि अज्ञे के काव्य में अति बौद्धिकता के दर्शन होते हैं। अति बौद्धिकता के दर्शन होते हैं। कवि हृदय की अपेक्षा बुद्धि चातुर्य का परिचय देते हुए काव्य रचना करता है। काव्य रचना करता है। धर्मवीर भारती ने कहा है, कि प्रयोगवादी काव्य में प्रयोगवादी काव्य में भावना है, किंतु प्रत्येक प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु प्रत्येक भावना के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसे हम बौद्धिकता कह सकते हैं, जिसे हम बौद्धिकता कह सकते हैं। ये हम बताया अज्ञे ने कि धर्मवीर भारती ने प्रयोगवादियों के लिए कहा है कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु प्रत्येक भावना के सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह यानी सोचने में मजबूर लग जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे हम बौद्धिकता कह सकते हैं। बौद्धिकता की अधिकता के कारण भाव सौंदर्य समाप्त हो गया है। यानी बौद्धिकता की अधिकता के कारण भाव सौंदर्य समाप्त हो गया है। तो इस अधिकता की किस रूप से भाव सौंदर्य को उन्होंने सर्वाधिक महत्व दिया है। तो यानी बौद्धिकता को अधिक महत्व प्रदान करने का काम उन्होंने कवि ने किया है।
तो ये सभी दर्शन होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा लगता है उनकी कई क्वेश्चनों के ऊपर, या जो भी विशेषताएं हैं उन सब विशेषताओं को यहाँ पर प्रकट किया गया है। अतिबौद्धिकता, तो किस तरह से उन्होंने इस अतिबौद्धिकता को हमारे सामने रखा है। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। जो उदाहरण मुख्य रूप से है, जो कवि ने इस उदाहरण को इस रूप में रखा है। हम कहेंगे जोर से कि मुंह अजायब घर है, अजायब घर है। हम कहेंगे जोर से कि मुंह अजायब घर है। जहां पर बेतुके अनमोल जिंदा, अनमोल जिंदा और मुर्दा, जिंदा और मुर्दा भाव रहते हैं, भाव रहते हैं। तो इसमें हम कहेंगे जोर से कि मुंह अजायब घर है, पर यहां जहां पर बेतुके अनमोल जिंदा और मुर्दा भाव रहते हैं, तो यहां अतिबौद्धिकता के स्पष्ट रूप से दर्शन होते हैं। अतिबौद्धिकता में वो भाव को खो देते हैं। इस प्रकार काव्य में कवि ने शब्दों के प्रति खिलवाड़ की है, खिलवाड़ किया है। इस प्रकार काव्य में कवि ने शब्दों के प्रति खिलवाड़ किया है। ये अति बौद्धिकता का, ये अति बौद्धिकता का प्रतीक है, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह से धर्मवीर भारती जी ने इनके लिए कहा बौद्धिकता, प्रयोगवादी अज्ञ, प्रयोगवादी कवि अज्ञ, प्रयोगवादी कवि अज्ञ के काव्य में अति बौद्धिकता के दर्शन होते हैं। कवि के हृदय की अपेक्षा बुद्धि चातुर्य का परिचय देते हुए काव्य रचना करता है। धर्मवीर भारती ने कहा है कि प्रयोगवादी काव्य में भावना है, किंतु प्रत्येक भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह है, जिसे हम बौद्धिकता कह सकते हैं। बौद्धिकता की अधिकता के कारण भाव सौंदर्य समाप्त हो गया है। ये उदाहरण है। हम कहेंगे जोर से कि मुंह अजायब घर है, जहां पर बेतुके अनमोल जिंदा और मुर्दा भाव रहते हैं। तो इसमें हृदय पक्ष की प्रधानता नहीं, बल्कि बुद्धि का ही भाव अधिक दिखाई देता है। ये हमारा चौथा पॉइंट था जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो इस तरह से शब्दों के प्रति हेर फेर इन्होंने अपने काव्य में किया है। अब आता है पांचवा हमारा बिंदु, जो ये पांचवा बिंदु है हमारा वो है विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना यानी विद्रोह का मतलब एक काव्य के प्रति विद्रोह है उनके मन में। विद्रोह किसी के प्रति विद्रोह नहीं है, वो विद्रोह है केवल कविता के प्रति।
नएपन के प्रति हर चीज, यानी विद्रोह की भावना के कारण, यानी ये कवि हर चीज में विद्रोह का रूप देखते हैं या दर्शन की अनुभूति करते हैं। जो पिछले कवियों ने जो चीज जिसका वर्णन किया है सरलता से, उन कवियों का वो विरोध करते हैं और वो ये नएपन लाने के चक्कर में ये विद्रोह की भावना उनमें उत्पन्न हुई है। अज्ञे ने अज्ञे के काव्य में अज्ञे के काव्य में विद्रोह के स्वर देखे जा सकते हैं या सुने जा सकते हैं। स्वर सुने जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। यानी अज्ञे की काव्य विद्रोह के स्वर सुने जा सकते हैं। उन्होंने उपलब्धता कविता में पूंजीपतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद की है। आवाज बुलंद की है। पूंजीपतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद की है। अज्ञे ने काव्य में भी भाषा, शैली, छंद, अलंकार, भाषा, शैली, छंद, अलंकार सभी में विद्रोह का स्वर सुनाई देता है। अलंकार आदि में सभी में विद्रोह का स्वर सुनाई देता है। वे पिछले कवियों से आगे बढ़कर काव्य में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। इसलिए वे विद्रोही बन गए हैं। भाषा का मनमाना प्रयोग कल्पना का अनूठापन, व्यक्ति के आभावों का प्रदर्शन, कहने का तात्पर्य है कि भाषा का मनमाना प्रयोग, कल्पना का अनूठापन, व्यक्ति के अभावों का प्रदर्शन सभी में विद्रोह की अनुभूति
हुई है। पे भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, वे भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार तथा सामाजिक अपराध के प्रति, सामाजिक अपराध के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, आक्रोश प्रकट करते हैं। वे भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार तथा सामाजिक अपराध के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। उनके आक्रोश में भी नयापन है। उनके आक्रोश में भी नयापन है। पे नए अनुभवों को सबके सामने रखना चाहते हैं। वे आक्रोश भी, उनके आक्रोश भी है, नयापन है। उदाहरण हम देख सकते हैं जो उनके आक्रोश के जीवन को प्रकट करता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं दीप व्यक्तित्व का प्रतीक, यानी निजी व्यक्तित्व का प्रतीक हम मान सकते हैं। प्रतीक व्यक्ति प्रतिभा के अनुरूप कार्य करते हुए स्वतंत्र रहकर महान कार्य कर सकता है। अकेला दीप स्वयं भू ब्रह्म है। उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। कवि ने दीपावली के दीपों की पंक्ति को समाज का स्वरूप प्रदान किया है। कवि ने दीपावली के दीपों की पंक्ति को समाज का स्वरूप प्रदान किया है तथा एकाकी जीवन जीने वाले दीप जो अपने आप में मदमाता है, मदमाता यानी चमकता है। अपने आप में जो दीप अपने आप में मदमाता है वह जीवन की हर कठिनाई का डटकर मुकाबला करता है, यानी डटकर मुकाबला करता है। वह अकेला होने पर भी
होने पर भी, वह अकेला होने पर भी संकट के समय कांपता नहीं है। वह संघर्षशील बनकर समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। प्रेरणा का स्रोत बनता है। मौन रहकर चुपचाप दुख दर्द को सहता रहता है। वह सहनशील भी बन जाता है। स्रोत मौन रहकर भी चुपचाप दुख दर्द को सहता रहता है, वह सहनशील भी बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है, मार्ग की कोई कठिनाई उसका रास्ता नहीं रोक सकती, उसका रास्ता नहीं रोक सकती। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। पीड़ा की गहराई को वह अकेला ही मापता है। मार्ग में कोई कठिनाई उसका रास्ता नहीं रोक सकती। पीड़ा की गहराई को वह अकेला ही मापता है, यानी तय करता है। समाज के हित के लिए उसे पंक्तिबद्ध होना चाहिए। पंक्तिबद्ध होना चाहिए ताकि उसकी कला या उसके कार्य का लाभ समाज को मिले। इसका कर्ज वह अपनी स्वतंत्रता को खोकर चुकाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से वह जो दीपक है, कितना संघर्षशील उसका व्यक्तित्व रहता है, जीवन रहता है, स्वतंत्रता को वह खोकर चुकाता है। समाज के लिए उसे समझौता करना पड़ता है। समझौता
करना पड़ता है, समाज के लिए उसे समझौता करना पड़ता है। इसलिए दीप कविता में अज्ञे ने दीप को श्रेष्ठ माना है। इसलिए दीप कविता में अज्ञे ने दीप को श्रेष्ठ माना है। वह समाज को नई दिशा एवं दृष्टि प्रदान कर सकता है। उसका लाभ सभी मानव समाज को, उसका लाभ समस्त मानव समाज को मिलना चाहिए। इसके लिए उसे आत्मत्याग करना होता है। यानी अपने मन की बात पहले वो मन मर्जी से करता था, लेकिन वह अब मन मर्जी नहीं कर सकता। आत्मत्याग का त्याग करना पड़ेगा उसे, अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा उसे। तो इस तरह से ये इसमें बताया गया है। तो ये कविता है अज्ञे की, एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने व्यक्ति के निजी व्यक्तित्व को महत्व दिया है। कवि ने दीप को व्यक्ति के प्रतीक के रूप में माना है, वहीं पंक्ति को समाज का स्वरूप माना है। व्यक्ति समाज से कटकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कवि ने दीप के माध्यम से बहुत कर्मठ व्यक्ति की आत्मव्यथा का चित्रण किया है। दीपक एक व्यक्ति का सूचक है जिसका व्यक्तित्व स्वतंत्र प्रवृत्ति का है। वह अपनी मन के अनुरूप जीवन जीता है, कर्मशील रहकर स्वतंत्र कार्य करता है, किंतु समाज की मुख्य धारा जुड़ने पर उसका व्यक्तित्व बना हो जाएगा। समाज की सीमाओं में बंधकर उसे रहना होगा, उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होगा। समाज को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो समाज के हित के लिए कुछ कर सके। दीप ऐसे व्यक्ति का सूचक है जैसे विचारक, चिंतक, लेखक, नेता, समाज सेवक आदि। दीप व्यक्तित्व का प्रतीक व्यक्ति प्रतिभा के अनुरूप कार्य करते हुए स्वतंत्र रहकर महान कार्य कर सकता है। अकेला दीप स्वयं ब्रह्म रूप है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। कवि ने दीपावली के दीपों की पंक्ति को समाज का स्वरूप प्रदान किया है तथा एकाकी जीवन जीने वाले दीप को जो अपने आप में बदबाता है, वह जीवन की हर कठिनाइयों से डटकर मुकाबला करता है। वह अकेला होने पर भी संकट के समय कांपता नहीं है। वह संघर्षशील बनकर समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। मौन रहकर चुपचाप दुख दर्द को सहन करता है, किंतु वह सहनशील भी बन जाता है। मार्ग की कोई कठिनाई उसका रास्ता नहीं रोक सकती। पीड़ा की गहराई को वह अकेला ही मापता है। समाज के हित के लिए उसे पंक्ति में होना चाहिए ताकि अपनी कला और उसके कार्यों के द्वारा समाज को लाभ मिल सके। उसका कर्ज अपनी स्वतंत्रता को खोकर चुकाता है। समाज के हित के लिए उसे समझौता करना पड़ता है। इसलिए दीपक कविता में अज्ञे ने दीप को श्रेष्ठ माना है। वह समाज को कोई नई दिशा और दृष्टि प्रदान कर सकता है। उसका लाभ सभी मानव समाज को मिलना चाहिए। इसके लिए उसे आत्म त्याग भी करना होता है। यह दीप अकेला कविता का सामान्य परिचय था।
ये कविता का एक सामान्य परिचय था। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण किस रूप में है? यह दीप अकेला, यह है दीप अकेला, दीप अकेला मधमाता, मधमाता स्नेह में, स्नेह भरा, स्नेह भरा है गर्व से, है गर्व से मधमाता, मधमाता पर, इसको भी पंक्ति दो, पर इसको भी पंक्ति दो, यानी समाज की मुख्य धारा से जोड़ दो। इसको भी पंक्ति दो का मतलब होता है समाज की मुख्य धारा से उसको भी जोड़ दो, अलग नहीं रहने दो। तो ये हमारी कविता का सार था, एक सामान्य परिचय। इसमें यही बताया गया कि व्यक्ति अकेला चाहे कितना ही संघर्ष की लो, समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके चाहे उसका व्यक्तित्व बौना हो जाएगा, लेकिन उसकी समाज में अपनी पहचान होगी। क्योंकि रोशनी के साथ जैसे बहुत सारे दीपक एक साथ जलते हैं, जब दूसरा दीपक, एक अकेला दीपक उसके साथ होंगे तो रोशनी का जो रूप है थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा उस रोशनी के सामने। तो वैसे ही व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि जहां वो स्वतंत्र जीवन जीता था, अपने मन के अनुरूप वो रहता था, खाता था, पीता था, मौज करता था, जैसा चाहता था वैसा रहता था। लेकिन जब समाज की धारा से वो जुड़ेगा तो उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। समाज की सीमाओं में, मर्यादाओं में, बंधनों में उसे बंध कर रहना होगा। समाज की समस्त प्रकार की मान्यताओं को उसे स्वीकार करना होगा और पर मनमाने तरीके से जैसे पहले रहता था, अकेला था, तो कि अकेला व्यक्ति तो एक फकीर के समान होता है, जब झोला उठाया चल दिए। लेकिन जब समाज की मुख्य धारा से जुड़ता है तो उसे समाज के उन महत्वों को भी ध्यान रखना पड़ता है, समाज की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से ये हमारी 3 कविताएं थी। एक तो थी बावरा अहेरी, दूसरी थी सांप और तीसरी थी वह दीप अकेला। इस तरह से ये हमारा सामान्य परिचय है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बावरा अहेरी, सांप और दीप अकेला कविता यानी कि ये अज्ञे की प्रसिद्ध कविताओं में एक कविता है या प्रसिद्ध कविताएं कही जा सकती है। तो निष्कर्ष भी यही होगा कि अज्ञे की बावरा अहेरी कविता, सांप और दीप अकेला, इन सब, बावरा अहेरी सूर्य का प्रतीक है, सांप मौकाप्रस्त व्यक्ति का प्रतीक है और वह दीप अकेला पंक्ति है, यह एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के धनी व्यक्तित्व का प्रतीक है। इन तीनों की विशेषताओं के बारे में कवि ने बताया, यही इसका निष्कर्ष हो जाएगा। यानी कि ये बावरा अहेरी सूर्य यानी कि प्रातः काल की जो अनोखी कल्पना कवि ने की है, सूर्य को बावरा अहेरी कहा है, प्रतीक कविता है। सांप को मौकाप्रस्त व्यक्ति का प्रतीक माना है। दीप अकेला में एक व्यक्तित्व के, निजी व्यक्तित्व के बारे में इसमें बताया है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का आग्रह किया गया है। यही इन तीनों कविताओं का सार है या भाव है, यह हम निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं या बता सकते हैं। तो इस तरह से यह हमारी आज कविता पूर्ण हुई। अगली जो हमारी महत्वपूर्ण हमारे प्रश्न उत्तर है उसको लेकर फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।